नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 188 एवं 189। अतुल दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बढ़ जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह से हैरान हो जाता है। कमरे में लाइट की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। ईशानी बेड के बीचों बीच नई दुल्हन की तरह गठरी बनकर बैठी हुई थी। चुनरी का उसने घूंघट कर रखा था। अतुल ईशानी को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। पलटकर सबसे पहले दरवाज़ा बंद करता है। डरते हुए कदम ईशानी की तरफ बढ़ा देता है। कुछ बोलने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। चुपचाप साइड से तकिया उठाकर जाने लग जाता है, लेकिन तभी ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। क्यों जा रहे हो? दुल्हन का घूंघट नहीं उठाना है पतिदेव? ईशानी, लिसन टू मी। क्या सुनो? कुछ नहीं, सो जाओ। क्यों? सुहाग रात नहीं मनाना है? पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं पागल हो गई हूँ? ईशानी गुस्से से अपने घूंघट को झटक देती है। लो, कर लो ना अपने मन की पूरी। ईशानी सीने पर से अपने आंचल को हटा देती है। इसी के लिए तो शादी किया है ना, प्यार जो करते हो मुझसे। लो, तो बन गई तुम्हारी पत्नी में। अब अपना हक भी ले लो और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी दो। इनफ! अतुल चिल्ला उठता है। मैं कुछ कह नहीं रहा, तुम मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। क्या कहोगे तुम? बताओ, क्या कहोगे तुम? सर पर प्यार का भूत सवार था ना, तो उतार लो मेरे कपड़े और कर लो अपने मन की दिल की ख्वाहिश की पूरी। ईशानी, तुम्हें लगता है मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिश है? हाँ, इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए तो शादी करने की तरफ रहे थे ना तुम। तो कर लो ना अपनी मन की पूरी। नहीं रोकूंगी मैं, लेकिन याद रखना, मेरे आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ शरद का नाम लिखा होगा, तुम्हारा नाम नहीं। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकती हूँ। मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लिख सकती हूँ, समझे तुम? ईशानी, तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन पागल नहीं हूँ मैं, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, मैं पागल हो चुकी हूँ? अपना ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? इसीलिए ना, तो करो ना अपनी मन की। तुम्हें लगता है मैंने इन सब के लिए अपनी ट्रेनिंग छोड़ा है? हाँ, मन में चोट जो छुपा हुआ है, हसरतें जो भरी हुई है, ये तो बच्चा बहाना है। तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है, फिर रुके क्यों हो? करो ना मनमानी। ईशानी की कड़वी बातें सुनकर अतुल का मासूम दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं। उसके हाथ से अपने हाथ को झटके से छुड़ाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ईशानी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अतुल शरद के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। आंखें फिर से बरस पड़ती है, जिसे वो बेरहमी से पोंछ लेता है। ईशानी भी उसके जाते ही फूट कर रो पड़ती है और बिस्तर पर बिखर जाती है। किस्मत ने दोनों के साथ ऐसा खेल खेला था, दोनों को एक दूसरे से बांध कर रख दिया था। अतुल चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था और ईशानी ना चाहकर भी बंध गई थी। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? पहले अपनी आंखें बंद करो। रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। भाई, खोलो आँख। हाँ। रिया अपनी आंखें खोलती है। आंखों के सामने चमचमाता हुआ ब्रेसलेट आता है।
वाह भाई, ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो पहन कर दिखाओ। हाँ, मैं भी पहनती हूँ। रिया ब्रेसलेट पहनने लग जाती है। देखिए भाई, कैसा लग रहा है? भाई, शरद भाई, भाई आप कहाँ चले गए? भाई, भाई, भाई देखिए नहीं, ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? भाई। रिया भाई भाई चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सोफे पर सोया हुआ ईशान भी लाइट जला देता है। क्या हुआ रिया? ईशान, अभी भाई आए थे। ये देखो, ये उन्होंने ब्रेसलेट दिया है। नहीं रिया, ये ब्रेसलेट पहले से तुम्हारे हाथों में है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं रिया, देखो रात के इस वक्त कौन आ सकता है? नहीं, मेरे शरद भाई आए थे। भाई भाई ने मुझे भाई के पास जाना है। रिया, हम कल चलेंगे, चलो अभी सो जाओ। ईशान उसे लिटाने के लिए उसके पास आता है। तभी रिया उसे तेज धक्का दे देती है। झूठे हो तुम। ईशान का सर ड्रेसिंग टेबल में लगता है। नहीं रिया, शांत हो जाओ, लो ये दवाई खाओ। ईशान डोर में से दवाई निकाल कर उसे खिलाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, मुझे ये कड़वी दवाई नहीं खानी है, मुझे भाई के पास जाना है। रिया दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाज़ा नहीं खुलता है तो अपना सर पटकने लग जाती है। खोलो इसे, मुझे भाई के पास जाना है। ईशान उसके पीछे दौड़ता है। आए दिन रिया पैनिक हो जाती थी। डॉक्टर ने दवाई दिया था जिसे खाने के बाद रिया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी, लेकिन अभी वो दवाई खा ही नहीं रही थी। छोड़ो मुझे। ईशान उसे खींचते हुए लेकर बिस्तर पर आता है और उसके पैरों को अपने नीचे दबाते हुए एक हाथ उसके हाथों का सर पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में दवाई घुसा देता है। परिणाम स्वरूप रिया उसकी उंगलियों में दांत काट लेती है। दर्द को जब्त करते हुए गले में दवाई को घुसा देता है। एक हिचकी के साथ दवाई अंदर चली जाती है। छोड़ो, मुझे भाई के पास जाना है। रिया अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे दवाई काम कर रहा था उसकी ताकत कम पड़ती जा रही थी और फिर वो निढाल हो जाती है। ईशान अपनी पकड़ ढीली कर देता है। रिया का चेहरा एक और लुढ़क जाता है, जिसे वो झट से संभाल लेता है। गोद में उठाते हुए बिस्तर के बीचों बीच रखता है। भाई, भाई कहाँ चले गए? रिया नींद में ही बरबरा रही थी। भाई अब कब तक आएंगे? भाई। रिया ईशान का हाथ पकड़ लेती है। ईशान उसके सर पर प्यार से थपकी देने लग जाता है। रिया उसके हाथ को अपने गाल के नीचे दबाते हुए करवट लेती है। ईशान ना चाहते हुए भी झुककर उसके माथे को चूम लेता है। चेहरे पर से आंसुओं के निशान को साफ करने लग जाता है। पता नहीं तुम कब नॉर्मल होगी। अब तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। जल्दी से पहले वाली हंसती खिलखिलाती रिया बन जाओ ना। नहीं देखा जा रहा है तुम्हें ऐसे। ईशान उसे अपने बाहों में भर लेता है। सर से खून निकल कर जम चुका था, लेकिन उसे अपना होश कहाँ था। क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी कर रहा है? अतुल को बैग लेकर अगले दिन उतरते हुए देखकर नीरज सवाल करता है। हाँ भाई, ट्रेनिंग के लिए मंसूरी जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो कल मना कर दिया था। हाँ भाई, मैंने रात भर बहुत सोचा है, फिर मुझे आपकी बात ठीक लगी। आप लोग है ही यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए, और 2 साल की तो बात है। सच में? मेरी ही बातों के बारे में सोचा या बात कुछ और है? नहीं भाई, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में मुझे निकलना है। हाँ, ये सही फैसला लिया आपने देवर जी। आप जाइए, बड़े अधिकारी बनकर आइएगा। हम है ना ईशानी जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे।
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ अतुल, वैसे तो नहीं कहता मैं जाने के लिए, लेकिन सिविल एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं होता है। वो तुमने क्रैक कर दिया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम रोशन कर दो। ये तो बिजनेस में घुस गया है, तुम अपनी अलग पहचान बनाकर नाम रोशन करो। जी पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ईशानी खामोशी से देख रही थी। सब तो वो ना के बराबर ही बोलती थी। आओ चलो बैठो, तुम्हारा फेवरेट गोभी का पराठा बना कर लाती हूँ। आराधना जी उसे बिठाते हुए बोलती हैं। कितना समय लगेगा आपको देवर जी? 2 साल तो आराम से लग जाएंगे भाभी। आप 2 साल के लिए जा रहे हैं? हाँ भाभी, ट्रेनिंग है, बट डोंट वरी, अभी ट्रेनिंग हो रही है। जैसे मैं ज्वाइन करूँगा, हाउस अलाउट होगा, मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। क्यों? भाभी को लेकर क्यों जाएगा? अपनी वाइफ को लेकर जाना, ये मेरे बगैर नहीं रहती है कहीं पर भी। नीरज की बात सुनकर धानी घूर कर उसकी तरफ देखती है। अच्छा, हम आपके बगैर नहीं रहते हैं कि आप हमारे बगैर नहीं रहते हैं? भाभी, ये ठीक कहा आपने। और नहीं तो क्या, हर जगह बस हमें बदनाम करते रहते हैं। धानी उम्मीद से नीरज की तरफ देखती है। उसे लगा था नीरज डांटते हुए कुछ दबाव देगा, लेकिन वो खामोश रह जाता है। सब ठीक हो जाएगा भाभी, अतुल उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है। धानी हल्का सा मुस्कुरा देती है। चलिए अब मैं निकलता हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है। ट्रेन से क्यों जा रहा है? बस ऐसे ही भाई, मन है, सबका ख्याल रखिएगा। अतुल उठकर सबका आशीर्वाद ले लेता है। ईशानी जी, बड़ी माँ, जाओ आरती की थाल लेकर आओ। जी। ईशानी आरती की थाल लेकर आती है। लीजिए बड़ी माँ। मुझे नहीं लेना है, तुम्हारा पति शुभ काम करने के लिए जा रहा है, टीका करो। जी? अरे कुमकुम का टीका नहीं लगाने आता है क्या? हाँ हाँ बड़ी माँ। तो लगाओ। धानी दही चीनी लेकर आओ। जी मम्मी जी। ईशानी उंगली पर सिंदूर लगाते हुए अतुल के माथे पर टीका लगा देती है। ये लो, अपने पति को दही चीनी खिलाओ, यात्रा शुभ हो। ईशानी कटोरी लेकर चम्मच में दही उठाते हुए अतुल के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। अतुल अपना मुंह खोल देता है। मैं निकलता हूँ मम्मा, ध्यान से जाना, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना, जितना हो सके बाहर का कम खाना। जी मम्मा। फ़ोन करते रहना। जी पापा। सब अतुल को बाहर छोड़ने आते हैं। अतुल सबको बाय करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। अरे तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मैं कुछ समझी नहीं बड़ी माँ। अतुल के साथ जाओ, स्टेशन छोड़ आओ। नहीं मम्मा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, ये खामखा परेशान हो जाएगी इस हालत में। ईशानी के मना करने से पहले अतुल मना कर देता है। अरे गाड़ी में ही तो जाना है, और ड्राइवर है ही साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। किशोर तुम अच्छे से ले जाओगे ना? जी मैम साहब। ईशानी कुछ बोल ही नहीं पाती है और अंदर बैठ जाती है। अतुल दूसरी तरफ खिसक जाता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सब हाथ हिलाते हुए बाय करते हैं। आराधना जी की आंखें छलक पड़ती हैं। बच्चा दूर जाता है तो माँ का कलेजा फटता ही है। ठाकुर जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं भी निकलता हूँ। अरे आपका टिफ़िन रह गया। धानी दौड़ कर नीरज का टिफ़िन लेकर आती है। एक पल के लिए भी ईशानी को अकेला नहीं छोड़ना है। जी। नीरज भी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है।
धानी को वो दिन याद आ जाता है जब वो बिना उसका सर चूमे घर से बाहर नहीं निकलता था। इधर गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ईशानी मुंह घुमाए बाहर की तरफ देख रही थी। मन नहीं था तो मना कर देती। अतुल उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने तो मना किया था ना, माना किसी ने? लेकिन शायद तुम्हारी बात मान जाते। अगर मेरी बात मानते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ईशानी की बातें अतुल को कांटे की तरह चुभती है। एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, वैसे तो मुझे पता है तुम मर भी जाओगे तभी मुझे फ़ोन नहीं करोगी। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना। अपने खाने पीने का ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। बस ये सोचना कि तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। इस शादी को भूल जाओ ईशानी। ईशानी चौंक कर उसकी तरफ देखती है। हाँ भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ। बस मेरी बेबी को मुझे पापा बुलाने देना। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। छोटे साहब हम पहुँच गए। गाड़ी रुकते ही आगे से ड्राइवर बोलता है, काका आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ अंदर, आप इसे लेकर घर जाइए। अतुल गाड़ी से बाहर निकलते हुए डिक्की से अपना सामान निकाल लेता है। कुली तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं। अतुल स्टेशन के अंदर की तरफ चला जाता है। ईशानी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अतुल अब आंखों से ओझल होने वाला था, तभी पलटकर गाड़ी की तरफ देखता है। ईशानी अभी भी उसे ही देख रही थी। अतुल एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। चले मेम साहब? ईशानी हाँ में सर हिला देती है। घर गाड़ी की तरफ चल देती है। वक्त था अपने हिसाब से बीत रहा था। समय दुख का हो या सुख का बीत ही जाता है। देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत गया था। परिवार धीरे धीरे दुख से संभल कर अब उबर चुका था। सब अपनी ज़िंदगी के इस दर्द को दबाकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम होता है। मन में कसक सबको उठती थी, लेकिन उस कसक का अब कोई इलाज नहीं था और सब उसी दर्द के साथ आगे बढ़ गए थे। धानी, धानी मेरा ब्लू रंग का शर्ट नहीं मिल रहा है। अरे वहीं पर तो है, हम निकाल कर रखे थे। नहीं मिल रहा है तभी तो बुला रहा हूँ तुम्हें। नीरज सीटी पर से चिल्लाते हुए बोलता है। धानी तुम जाओ, उसे ढूंढ कर दो, मैं देखती हूँ। आराधना जी उसके हाथों से कलछी ले लेती है। धानी किचन से निकलकर सीढ़ी पर जाने लग जाती है। तभी ईशानी अपना पेट संभालते हुए बाहर आती है। अरे ईशानी जी, आप बाहर क्यों आई? चलिए, डॉक्टर ने आपको साफ मना किया है चलने से। नहीं भाभी, बस पानी लेना है। आप चलिए ना, हम लेकर आते हैं। वो ईशानी के हाथों से जग लेकर धानी पानी लेने के लिए चली जाती है। सीढ़ी पर खड़ा हुआ नीरज चुपचाप देख रहा था। धानी ईशानी को अंदर कमरे में बैठाकर पानी उसके हाथ में पकड़ाती है। भाभी आप चाहिए, भाई आपको बुला रहे थे। जा, हम तो भूल ही गए। गुस्सा माथा पर सवार हो गया होगा, हम उनको शर्ट देकर आते हैं। धानी वहाँ से तेजी से निकलती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। ईशानी मुस्कुराकर देखती रह जाती है। पति पति का इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ना। जब तक उसे समझ आया था रिश्ता हाथ से छूट गया था। शरद भी उसे अपनी सामानों के लिए पूछता था और वो हमेशा ही टेढ़ा जवाब देती थी, मैं नौकर उसे संभाल कर रखूं। लेकिन आज समझ आ रहा था इन छोटे छोटे बातों में प्यार छुपा हुआ रहता था। अब उसका कमरा नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। गिनती के दिन चल रहे थे, कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती थी। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से रहने के लिए कहा था। ईशानी भी शिद्दत से अपने प्यार की निशानी का इंतज़ार कर रही थी, अपने हाथों में लेने के लिए।
बेटा ये लो तुम्हारे सेब। बड़ी माँ अभी तो दलिया खाया था मैंने। हाँ तो क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। और हाँ, बड़ी माँ नहीं माँ कहो। ठीक है माँ। चलो तुम खाओ, मैं बाहर देखती हूँ। मैं भी कुछ हेल्प करूँ आपकी? नहीं, तुम अभी अपना ध्यान रखो। हमारे शरद के आने के बाद उसका रखना। जी। आराधना जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बाहर चली जाती है। ईशानी आंख बंद करके लेट जाती है। बहुत सावधानी से वो अपने कदम उठा रही थी। हमने तो यहीं पर रखा था शर्ट, कहाँ गया शर्ट? धानी अलमारी में खोजते हुए परेशान होकर बोलती है। जब यहीं रखा था तो गायब कैसे हो गया? हम सच कह रहे हैं, हमने इस्त्री करके यहीं पर रखा था। तुम्हारा ध्यान आजकल मुझ पर रहता कहाँ है? जो मेरे सामान के बारे में तुम्हें पता रहेगा। तुम छोड़ दिया करो, बिंदिया कर लिया करेगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हम सामान तो रखते हैं। हाँ वो तो दिख रहा है, ऐसे रखती हूँ कि मिलता ही नहीं है। जाओ, सब नीचे बुला रहे होंगे। क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरे गुस्से होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं आप? ऐसी बातें नहीं करूँ तो कैसी बातें करूँ? 1 मिनट भी तुम ऊपर कमरे में टिकती हो? कभी ईशानी बुला रही तो कभी मम्मी जी बुला रही तो कभी ये काम तो कभी वो काम। 1 मिनट का भी टाइम है तुम्हारे लिए मेरे पास? नीरज गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अच्छा, क्या करें हम इस कमरे में रहकर, बताइए? आपको लैपटॉप पर काम करते हुए देखे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? आपका ध्यान है हमारे रिश्ते का? बताइए, कल हमने कौन से रंग का साड़ी पहना था? नीरज कुछ पल सोचता है और खामोश रह जाता है। नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो ध्यान ही नहीं देते हम पर। हमें पता है शरद भैया का जाना आपको तोड़कर रख गया है, लेकिन इस तरह से खुद को काम में झोंक लेने से सब सही तो नहीं हो जाएगा ना। हम इस कमरे में रहते हैं नहीं रहते हैं आपको दिखता है, लेकिन आप रहकर भी नहीं रहते हैं, आपको नहीं दिखता है। आखिर इतने महीनों में भरा हुआ गोला आज धानी का निकाल ही देती है। धानी तुम तो समझो। हम समझ रहे हैं तभी तो आज यहाँ पर खड़े हैं। आपको सबका प्यार नसीब हुआ है। आपने भले ही किसी से प्यार नहीं किया हो, लेकिन आपको सबने प्यार किया था। लेकिन हमें तो बस आपका ही प्यार नसीब हुआ है ना। सब हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आपका प्यार तो हमारे लिए अलग था ना। हम ये नहीं कह रहे कि जो हुआ उसे भूलना आसान है, लेकिन आपकी बेरुखी हमें कुछ चुभती है, एक मन में टिस सी उठती है। आखिर कहाँ कमी रह गई हमारी पत्नी धर्म निभाने में? जो दुख में खुद से आपने हमें अलग कर दिया। मैं तुमसे अलग नहीं हुआ हूँ धानी। अच्छा, तो जो एक पल हमारे बिना इस कमरे में नहीं रहते थे, आज हमारी मौजूदगी गैर मौजूदगी उनका एहसास ही नहीं होता है। छोड़िए, नीचे चलिए, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। धानी, धानी रुको। नीरज धानी को आवाज़ लगाता रह जाता है। धानी आंसू पोंछते हुए नीचे उतर जाती है। क्या हुआ धानी, नीरज ने कुछ कहा है क्या? धानी की लाल आंखें देखकर नीरज आराधना जी सवाल करती हैं। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कब से हमसे बातें छुपाने लगी? मम्मी जी सच में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की दूरी हमें दिखाई नहीं दे रही है? तो हम क्या करें मम्मी जी? हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उन्हें खुश रखने की, लेकिन फिर भी उन्हें खुश नहीं रख पाते। हम क्या करें? कुछ नहीं करो, समय दो।
समय ही तो दे रही थी दिनों से। धानी, गहरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते हैं। देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब चलो बाहर। बाहर सब बैठे हुए थे। हेलो पापा, प्रणाम। अरविंद जी ने अतुल को वीडियो कॉल किया था। खुश रहो। कैसा चल रहा है तुम्हारा ट्रेनिंग? अच्छा चल रहा है पापा। अभी फील्ड वर्क दिया गया है। कुछ दिनों के बाद हम लोग चेन्नई जाने वाले हैं। वहाँ पर गांव में हमें कैंप लगा कर रहना होगा। मन से सीखना सब कुछ। जी पापा। मम्मा कहाँ पर है? ये रही तुम्हारी मम्मा। मम्मा प्रणाम। खुश रहो। नाश्ता किया? हाँ मम्मा, अभी भी मैं नाश्ता ही करके आ रहा हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कब वापिस आ रहा है? मम्मा अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। अभी तो 1.5 साल बाकी है। ये दिन पता नहीं कब तक बीतेंगे। जल्द ही बीत जाएंगे मम्मा। और सब कुछ ठीक है? हाँ। भाई भाभी कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर है देवर जी। भाभी प्रणाम। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और जल्दी से हमारे पास आ जाइए। बस भाभी, आप ही तो मेरा दिल से इंतज़ार कर रही हैं। नहीं तो आपके पति का बस रहे तो मुझे लंदन भेज दे। नहीं, तुझे घर में बैठकर घर का बिजनेस करने दूँ। नीरज धानी के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोलता है। आप भी तो करते हैं, तो ज़रूरी है जो मैं करूँगा वो तू भी करेगा। जो कर रहा है उसमें मन लगा। भाभी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। आप भी ना कितने जेलस होते हैं। भाभी आपको जलने की बुआ रही है? नहीं देवाजी, रसोई का गैस तो बंद है। अभी तो कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो जलेगा क्या? नीरज और अतुल दोनों घूर कर धानी को देखते हैं। भाई, आपके साथ सहानुभूति है मेरी। बेस्ट ऑफ लक। भाभी को आप ही संभाल सकते हैं। सारे नमूने मेरे लाइफ में ही लिखे हुए हैं। हम नमूना नहीं है। हाँ, तुम नमूना कैसे हो सकती हो? तुम तो नमूनी हो। अतुल के साथ सब हंस पड़ते हैं। आपको तो हम क्या हम भाभी, भाई के पीठ पर मुक्का मारो और भाई आप भाभी को धमकाओ। बड़ा मजा आ रहा है। अतुल फ़ोन के दूसरी तरफ से दोनों को उकसा रहा था। बकवास करेगा तो फ़ोन में घुसकर मारूंगा। क्या करूं भाई, आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए तरस गया हूँ। बहुत याद आती है आप लोगों की। अच्छा, हम लोगों की याद आती है, अपनी वाइफ की भी याद करता है। ईशानी का जिक्र सुनते ही अतुल के मुंह से हंसी गायब हो जाती है। लो ईशानी से बात कर लो। मैं क्या बात करूँगी? अरे जो सब करते हैं। जाओ फ़ोन लेकर कमरे में जाओ। आराधना जी फ़ोन लेकर ईशानी को विदा कर देती है। अतुल दूसरी तरफ से बस उसका चेहरा देख रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचती है, अतुल बिना कुछ बोले फ़ोन रख देता है। फ़ोन कटने की आवाज़ सुनकर ईशानी फ़ोन की तरफ देखती है। फ़ोन कट चुका था। दोबारा मिलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और ना ही उसका मन था। अभी वो बाहर जाती तो सब सवाल करते, इसलिए थोड़ी देर कमरे में ही बैठी रह जाती है। 5 मिनट के बाद उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। चलो अब मैं निकलता हूँ। धानी, रात को इंतज़ार मत कर देना, सो जाना, आने में मुझे लेट हो जाएगा। नीरज अपनी बात कहते हुए निकल जाता है। रिया, रिया जल्दी से बाहर आओ। रिया जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। चलो डॉक्टर के पास, अब लेट हो रहा है। नहीं सर, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के दवाई इलाज का रिया के ऊपर गहरा असर किया था। अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई थी और सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर लिया था।
नहीं रिया, जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे तब तक हम वापस नहीं जा सकते हैं। चलो। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना। ईशान का दरवाज़ा खोलते हुए हाथ रुक जाता है। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये आपके सर पर जो चोट और कट के निशान है ये मैंने ही देख किया है ना। नहीं रिया, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसी में लग गया था, तुम टेंशन मत लो। क्यों कर रहे आप इतना सर? मैं ठीक हूँ, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ और नहीं बनना है मुझे आपके ऊपर बोझ। पहली बात तो तुम मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं हो। सर ने मुझे ड्यूटी दिया है तो मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं आपके लिए ड्यूटी का पार्ट हूँ। हाँ, ज़्यादा मत सोचो। रिया खामोशी से फ्लैट से बाहर निकल जाती है। ईशान भी दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पीछे आ जाता है। मुझे पता है मेरी बातें तुम्हारे दिल को चुभी होगी, लेकिन मैं सर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।